नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का पुनः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की यूट्यूब श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतिम पड़ाव का, जिसमें पक्षद्रोही साक्षी क्या होता है, दस्तावेजों के बारे में और न्यायालय की शक्तियाँ। कई बार क्या होता है कि जब कोर्ट में प्रोसिक्यूशन द्वारा किसी गवाह को बुलाया जाता है अपनी तरफ से, लेकिन वो हॉस्टाइल हो जाता है, मतलब पक्षद्रोही हो जाता है, तो इसके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि उसका एविडेंस ग्रहण किया जाए या नहीं किया जाए। तो सबसे पहले बात यह कि हॉस्टाइल विटनेस होता क्या है। हॉस्टाइल विटनेस वो होता है ऐसा साक्षी जो बुलाने वाले पक्षकार के विरुद्ध साक्ष्य देता है, इसे पक्षद्रोही साक्षी कहते हैं। न्यायालय उस व्यक्ति को जिसने साक्ष्य में बुलाया है अपने विवेक अनुसार प्रश्न करने की अनुज्ञा दे सकता है। इस प्रकार से अनुज्ञात व्यक्ति से प्रतिपरीक्षा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य के किसी भी भाग पर विश्वास किया जा सकता है, सिवाय उसके आचरण मात्र से पता चलता है कि वह सत्यता को छुपाने का प्रयास कर रहा है। न्यायालय ऐसे साक्षी के बयानों को रिकॉर्ड पर रखने से पूर्व अत्यंत सावधानी रखेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक बार पहले भी मुकर चुका है। इसके 154 के सब क्लॉज 2 ये कहता है कि इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग पर निर्भर करने के हक से वंचित नहीं करेगा। इसके बाद आती है धारा 155, जो बताता है कि साक्षी की विश्वसनीयता को निम्न प्रकार से साबित किया जा सकता है। अर्थात साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किस प्रकार लगाया जा सकता है कि अन्य व्यक्ति के साक्ष्य से जो ज्ञान के आधार पर साक्ष्य देंगे कि साक्षी विश्वास का पात्र नहीं है। दूसरा, यह साबित करने की साक्षी को रिश्वत प्राप्त हुई है या फिर साक्षी के कथन पूर्व कथनों से असंगत है। तो इन 3 तरीकों से साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाया जा सकता है। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, वो है कि कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारण को चाहे न बताए, किंतु प्रतिपरीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा और उन उत्तरों को जिन्हें वह देता है खंडन नहीं किया जा सकता। तथापि यदि वह मिथ्या हो तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है धारा 156, 57 और 158, जो तथ्यों को संपुष्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में बताती है। धारा 156 बताती है कि सुसंगत तथ्यों के साक्ष्यों को संपुष्ट करने वाले प्रश्नग्राह्य हैं, जो किसी ऐसी परिस्थिति को स्थान या समय के निकट थे जहां घटना घटी, मतलब जुड़े हुए तथ्य भी पूछे जा सकते हैं। धारा 157 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई पूर्वोत्तम कथन किया है जो किसी सक्षम व्यक्ति के समक्ष है, तो उन कथनों को साबित किया जा सकता है। वहीं धारा 158 कहती है कि जहां पर कथन धारा 32 और 33 में आता है, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, तो उन कथनों को संपुष्टि, खंडित, विश्वसनीयता पर आक्षेप या पुष्ट किया जा सकता है, मानो ऐसे व्यक्ति को प्रतिपरीक्षा में बुलाया गया था। इसके बाद आता है स्मृति ताज़ा करना, रिप्रेसिंग मेमोरी। स्मृति ताज़ा करना का उल्लेख धारा 159, 160 और 161 तक दिया हुआ है। स्मृति ताज़ा करने का मतलब ये है कि कोई भी साक्षी अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखकर पढ़कर सुनाया गया कथन को जो सहव्यवहार के समय स्मृति ताज़ा थी तब बनाया गया था, उसे देख सकता है। इसे रिप्रेसिंग मेमोरी कहा जाता है। यह न्यायालय की इजाज़त से दस्तावेज को देखता है। धारा 160 कहती है कि यदि व्यक्ति को विशिष्ट स्मरण नहीं है तो भी यदि उसे यकीन है कि दस्तावेज ठीक ठीक लिखित है, तो वो अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। इसके बाद धारा 161 जो कहती है कि यदि पक्षकार अपनी स्मृति को ताज़ा करता है तो प्रतिपक्षी भी दस्तावेज देखने का अधिकार रखता है और चाहे तो प्रतिपरीक्षा भी कर सकता है। इसके बाद दस्तावेज के बारे में नियम
धारा 162 कहती है कि यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति के कब्जे या शक्ति के अधीन है और न्यायालय उसे पेश करने को कहता है तो उस व्यक्ति को दस्तावेज पेश करना होगा, चाहे उसका आक्षेप हो। दूसरा, न्यायालय यदि उचित समझे तो वह दस्तावेज को देख सकता है और अन्य साक्ष्य ले सकता है। इसका एक अपवाद है राज्य से संबंधित दस्तावेज। तीसरा है, यदि दस्तावेज अन्य भाषा में है तो अनुवादक से अनुवाद करा सकते हैं तथा तथ्यों को गुप्त रखने का निर्देश दे सकते हैं। यदि अनुवादक ऐसा नहीं करता है तो आईपीसी 1860 की धारा 166 के अधीन वह अपराध से दंडनीय होगा। इसके बाद आती है धारा 163 जो कहती है कि जहां पर दस्तावेज को पेश करने के लिए सूचना दी गई है और वह दस्तावेज पेश कर देता है तो मांग करने वाला व्यक्ति दस्तावेज का निरीक्षण कर लेता हो तो पेश करने वाला व्यक्ति चाहे तो उसको साक्ष्य देने के लिए आबद्ध कर सकता है। वहीं धारा 164 कहती है कि यदि सूचना के उपरांत भी दस्तावेज पेश नहीं किया जाए तो बाद में दस्तावेज ग्राह्य नहीं है। अपवाद इसका यही है कि न्यायालय की सहमति से और अन्य पक्षकार की सहमति से सूचना के उपरांत अगर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जाए तो बाद में दस्तावेज पेश किया जा सकता है। इसके बाद 165 न्यायालय की शक्तियाँ। तो 165 में बताया गया है कि न्यायाधीश किसी भी साक्षी से किसी भी रूप में किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जिससे सुसंगत तथ्यों का पता चल सके। ऐसे प्रश्न सुसंगत भी हो सकते हैं और विसंगत भी। न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को कोई भी दस्तावेज या वस्तु पेश करने को कह सकता है और कोई भी पक्षकार इस पर आक्षेप नहीं लगा सकता है। यदि कोई साक्षी अर्थात कोर्ट का साक्षी उपस्थित होता है तो बिना न्यायालय की इजाज़त से उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकती, किंतु इस नियम के अपवाद भी है। निर्णय केवल सुसंगत तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है धारा 166 जो कहती है कि जूरी द्वारा या असेसरों की सहायता से विचारित मामलों में जूरी या असेसरों साक्षियों से कोई भी ऐसे प्रश्न न्यायालय के माध्यम से या इजाज़त से कर सकेंगे जिन्हें न्यायाधीश स्वयं कर सकता हो और जिन्हें वो उचित समझे। इसके बाद धारा 167 वो कहती है कि साक्ष्यों के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं में किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा। यदि उस मामले को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है यह प्रतीत होता हो कि आक्षेप और ग्रहित उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था, अथवा ये कि यदि अग्रहित साक्ष्य लिया भी गया होता तो उससे विनिश्चय में फेरफार न होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि न्यायहित में निर्णय हुआ है तो तकनीकी आधार पर उसे अपास्त नहीं किया जाएगा। इस तरह इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आगामी एक वीडियो रहेगा जिसमें मृत्युकालीन कथन सेक्शन 32 और 33 इस तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हमने समझा।